हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग का वन शॉट लेक्चर। ठीक है, आज के इस लेक्चर में यूनिट फर्स्ट डेटा वेयर हाउसिंग का कंप्लीट वन शॉट यहाँ पे हम फिनिश करेंगे। देखो, जितने भी टॉपिक्स आपको यहाँ पे सिलेबस में दिख रहे हैं ना, मैंने सारे टॉपिक्स इस वन शॉट के अंदर कवर कराए हुए हैं और सारे पीवाईक्यूज भी साथ ही साथ। राइट, जो भी लेटेस्ट आपका यहाँ पे पीवाईक्यूज आया है लास्ट सेमेस्टर, सब कुछ यहाँ पे मैंने कवर करा दिया है। ठीक है, तो लास्ट तक लेक्चर को देखना और 100% इज एक्सप्लेनेशन में हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी, मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि इस तरीके से यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ ना, अभी ये देखना, आपको हर एक चीज़ यहाँ पे समझ में आएगा। जस्ट वन शॉट को अच्छे से देखो, ठीक है? चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विज़िट किया हो ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बहुत मेहनत लगता है इस तरीके से बनाने में लेक्चर को। प्लीज़ सब्सक्राइब करना। काफ़ी लोग देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ लेक्चर को लाइक कर देना, राइट? तो ये 2 काम कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं। और कमेंट करना, अगर कोई भी डाउट होता है लास्ट में कमेंट करना। और प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया है, अगर एग्ज़ाम टाइम में देख रहे हो तो जाके देखना, पाँचों यूनिट ऑलरेडी अपलोड हो गई होगी। दैट्स इट। अब चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है इजी वाले नोट्स का, वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो, ये रहा सिंपल आपका सिलेबस। यूनिट फर्स्ट का डेटा वेयर हाउसिंग यूनिट का नाम है, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं। राइट, सब्जेक्ट का नाम देखो क्या है, डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग। तो सबसे पहले चलो समझते हैं व्हाट इज डेटा वेयर हाउस। राइट, डेटा वेयर हाउस का मतलब क्या होता है। दो टर्म से मिलकर बना है, बहुत डेप्थ बताऊंगा, बहुत हर एक चीज समझ में आएगी। देखो, यहाँ पे हमारे पास दो टर्म से मिलकर बना है डेटा वेयर हाउस। डेटा का मतलब हमें समझ में आ रहा है, डेटा हमारा क्या हो सकता है। 18 इज अ डेटा। आपका कोई नाम है, वो भी एक डेटा हो सकता है, राइट? मोबाइल नंबर एक डेटा हो सकता है। अब ये हो गया, राइट? वेयर हाउस क्या है? वेयर हाउस आप समझ पा रहे हो, जैसे अमेज़न का भी एक वेयर हाउस होता होगा, जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स मतलब रखे होते होंगे, राइट? एक हब टाइप का बोल सकते हो, जहाँ पे कोई चीज रखी जाती है, वो वेयर हाउस होता है। समझ पा रहे हो? तो बस, जो डेटा यहाँ पे स्टोर किया जाएगा ना, किसी लोकेशन पे, किसी एक लार्ज सिस्टम में, उसे ही हम क्या कहते हैं, डेटा वेयर हाउस बोलते हैं। बस मतलब इस वेयर हाउस में क्या होगा, कोई पार्सल, कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, यहाँ पे डेटा स्टोर होगा। किसका? पब्लिक का, मतलब लोगों का। ठीक है, ऐसा कुछ। अभी कुछ मैंने यहाँ पे नहीं पढ़ा, जस्ट इसी टर्म से ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, लिखा भी वही है यहाँ पे, डेटा वेयर हाउस एक लार्ज सिस्टम है। ठीक है, वेयर हाउस में बड़ी मतलब बहुत डेटा होगा। ठीक है, लार्ज स्टोरेज सिस्टम है, जहाँ पे कंपनी ना अपने सारे पुराने नए जो भी डेटा होता है सब स्टोर करके रखती है। क्यों रखती है यहाँ पे वेयर हाउस में, क्यों होता है डेटा? ताकि हम उसे एनालाइज कर सके, अच्छे से डिसीजन ले सकें। ठीक है, तो बस यही समझ के रखो कि डेटा वेयर हाउस में क्या होता है, कलेक्ट करना डेटा को, राइट? डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, जैसे अमेज़न पे बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, उनका भी एक डेटा वेयर हाउस होगा, जो एप्स का, वेबसाइट का, डिफरेंट डिफरेंट जो भी है वहाँ पे डेटा वो स्टोर हो रहा होगा। ठीक है, ये स्टोर करता है, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज डेटा वहाँ पे अच्छे से स्टोर हो रहा होता है। कुछ भी रटना नहीं है, डेटा वेयर हाउस क्या है समझ में आपको आ गया होगा। जैसे देखो, एग्जांपल मैंने बहुत इजी वाले लिखे हैं। जैसे अमेज़न स्टोर करता है, राइट? डेली ऑर्डर जो भी आ रहा है कि नहीं, वो सब स्टोर कर रहा होगा, राइट? जैसे कि ट्रैक कर पा रहा होगा ना कि किसका ऑर्डर गया, किसका ऑर्डर नहीं गया। सारी डिटेल्स यहाँ पे है, राइट? तो नोट्स रहेगा, रीड करना। एग्जांपल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? डेटा वेयर हाउस क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कुछ डायग्राम भी आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, जैसे अब डेटा वेयर मतलब वेयर हाउस में डेटा को स्टोर करने का कुछ प्रोसीजर होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं, मतलब डेटा वेयर हाउस बिल्ड करने का स्टेप्स भी होते हैं। तो ये सब आगे मैं बताऊंगा, हालांकि ये आपको डायग्राम बना देना है। जो भी एप्लीकेशन है या वेबसाइट, जो भी लॉग्स, फाइल्स, डेटा, जो भी यहाँ पे सेल्स का डेटा, फाइनेंस का डेटा, मार्केटिंग का, ये जो भी होता है ना, ये देखो डेटा वेयर हाउस में स्टोर होते हैं। ऐसा कुछ डायग्राम बनाना। ये डेटा वेयर हाउस के अंदर स्टेजिंग, रिपोर्टिंग, मेटा डेटा, ये सब यहाँ पे स्टेप्स होते हैं, सब देखेंगे। देखो, यहाँ से ये सोर्सेज हैं, ये डेटा मार्ट है, ये सारे डेटा कहाँ स्टोर है, इस डेटा मतलब बोल सकते हो डेटा वेयर हाउस में स्टोर है। कंफ्यूज मत होना, डेटाबेस दूसरी चीज है, डेटा वेयर हाउस दूसरी चीज है। आगे भी इसका डिफरेंस भी बताता हूँ, ठीक है? तो बस डेटा वेयर हाउस आ जाए, मतलब एक बड़ा स्टोरेज सिस्टम है, उसमें बहुत सारा डेटा होगा। ठीक है, और उस डेटा को एनालिसिस करने के लिए स्टोर किया गया है। ठीक है, कलेक्ट किया गया है। दैट्स इट, डन। अब बात करते हैं यहाँ पे डेटा वेयर हाउस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। 4 मेन इसके फीचर्स होते हैं। ठीक है, चलो समझते हैं। पहला हमारे पास है सब्जेक्ट ओरिएंटेड। मतलब यहाँ पे डेटा वेयर हाउस का जो पहला फीचर है सब्जेक्ट ओरिएंटेड। यहाँ पे जो डेटा स्टोर होगा ना, वो कैटेगराइज होगा, मतलब सब्जेक्ट के बेस पे स्टोर हो रहा होगा। अब मे बी ये जो हमारा डेटाबेस है, जो भी हमारा ये डेटाबेस है, राइट? सॉरी, डेटाबेस में बोल रहा हूँ, ये जो भी हमारा डेटा वेयर हाउस है, ठीक है, जो हमारा डेटा वेयर हाउस है, मे बी इसमें सेल्स का डेटा स्टोर हो, राइट? कस्टमर का डेटा हो, प्रोडक्ट का डेटा हो, एक सब्जेक्ट बेस्ड यहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा होगा। क्लियर है? जैसे आपके लैपटॉप में फ़ोल्डर बनाते हो म्यूज़िक नाम का, तो उसमें म्यूज़िक रिलेटेड ही डेटा उसके अंदर स्टोर होगा। तो उसी टाइप का पहला हमारे पास होता है सब्जेक्ट ओरिएंटेड। पॉइंट याद रखना बस, ठीक है? चलो, दूसरा हमारे पास है इंटीग्रेटेड।
डेटा कम्स फ्रॉम मैनी डिफरेंट प्लेसेस बट इज कंबाइंड इनटू वन सिस्टम, ठीक है। मे बी जैसे अमेज़न का मान लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा अमेज़न का डेटा वेयर हाउस है, ठीक है। इनका एप्लीकेशन भी है, वेबसाइट भी है, वेबसाइट का भी डेटा इसी में आ रहा होगा, एप्लीकेशन का भी डेटा इसी में आ रहा होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड यहाँ पे डेटा वेयर हाउस हमारा हो रहा होता है, राइट। समझ पा रहे हो आई थिंक। तो ये फीचर्स याद रखने हैं, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड। नाउ इसके बाद है टाइम वेरिएंट। मतलब यहाँ पे अ वेयर हाउस स्टोर्स हिस्टोरिकल डेटा फॉर मेनी इयर्स, राइट। मतलब यस, ऐसा होगा बिल्कुल। जैसे अगर आप एक बार आपने अमेज़न से शॉपिंग किया है, ठीक है, मान लेते हैं 2022 में आपने शॉपिंग किया था। आज भी लॉगिन करके अपना देखोगे डेटा, आपको दिखेगा क्या डिलीवर हुआ था, किस डेट को, हर एक चीज़ देख सकते हो। बिकॉज़ ऑफ द फीचर ऑफ टाइम वेरिएंट, राइट। तो ये चीज़ है, हिस्टोरिकल डेटा भी स्टोर होता है वहाँ पे। समझ पा रहे हो? तो सेल्स इन मतलब जैसे 2021 में कोई सेल हुआ था, तो वो आज भी डेटा वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो ये सब देखो फीचर्स होते हैं, ठीक है? समझ रहे हो? जबकि जो नॉर्मल डेटाबेस होता है, वो करंटली बस करंट डेटा वहाँ पे स्टोर करता है। पास्ट डेटा स्टोर नहीं करता, समझ पा रहे हो? तो ये हमारा यहाँ पे फीचर लिखा है, नॉन वोलेटाइल हमारे पास होता है। ठीक है? ऐसा नहीं होता है, डेटाबेस में क्या होता है, डेटाबेस जो होता है, डेटाबेस में जो भी डेटा स्टोर होता है ना, उसपे CRUD ऑपरेशन होता है। CRUD का मतलब समझते हो ना? यहाँ पे क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। इसमें नया-नया डेटा आ रहा होगा, डिलीट हो रहा होगा, अपडेट मतलब हो इसमें सारी चीज़ें मतलब अपडेट होती रहती हैं। लेकिन जो डेटा वेयर हाउस होता है ना, वो नॉन वोलेटाइल होता है। इसे जल्दी मतलब जल्दी-जल्दी से अपडेट या डिलीट नहीं किया जाता, ठीक है? खाली ये रीड करने के लिए मोस्टली होता है, राइट? और नया डेटा भी ऐड हो सकता है, बट जिस जिस तरीके से डेटाबेस में हो रहा होता है, जैसे तो यहाँ पे आपका नहीं हो रहा होता है, ठीक है? अभी आगे डिफरेंस से क्लियर होगा। तो ये 4 जो आपके मेन फीचर है ना, याद रखना, कहीं पे भी डेटा वेयर हाउस है, डायग्राम बनाना, फीचर्स एक्सप्लेन कर देना, ठीक है? अब हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, डेटा वेयर हाउस के कंपोनेंट्स क्या-क्या होते हैं? आओ इसे यहाँ पे समझते हैं। तो देखो, डेटा वेयर हाउस कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। इसमें डायग्राम बहुत सारा है, ठीक है? तो ये डायग्राम बनाना, ठीक है? और कुछ नहीं है डायग्राम में, सिंपल हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, डेटा वेयर हाउस हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है? अब यहाँ पे ये सारे कंपोनेंट्स है, ईटीएल हो जाएगा, राइट? अब और एप्लीकेशन हो जाए, एप्लीकेशन ट्रांजैक्शनल डेटाबेस है, राइट? ट्रांजैक्शनल डेटाबेस को एलटीपी से मतलब अदर सोर्सेस से जो डेटा आ रहा होगा, वो जाएगा हमारे ईटीएल के पास। और ये ईटीएल क्या करता है आगे बताता हूँ। फिर ये ईटीएल स्टोर करेगा डेटा को डेटा वेयर हाउस में, राइट? अदर साइड पे डेटा मार्ट। तो आओ समझते हैं इसको। तो कुल मिलाकर डायग्राम अच्छे से याद करो ऐसे, फिर वन बाय वन हर एक कंपोनेंट को एक्सप्लेन करना। पहला हमारे पास है ना, ये जो देख रहे हो इतना साइड, ये हमारा डेटा सोर्स हो जाएगा, ये जहां से डेटा आ रहा है, ठीक है? एप्लीकेशन से आ रहा है, अदर सोर्स से आ रहा है, यहाँ पे देखो, ठीक है? तो डेटा सोर्स मतलब कि जो डेटा है, जो स्टोर होना है, राइट? डेटा डेटा वेयर हाउस में, वो डेटा कहाँ से आ रहा है, ओरिजिनल डेटा कहाँ से आ रहा है, ठीक है? डेटा सोर्स का मतलब ये है, ठीक है? सीआरएम से आ रहा है, वेब एप्लीकेशन से, कहाँ से आ रहा है डेटा, ठीक है? तो डेटा हमें मिल जाता है। डेटा मिल गया किसको, ईटीएल को। अभी ईटीएल क्या करेगा, ईटीएल का फुल फॉर्म होता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। यस। अब जो डेटा यहाँ पे हमारे पास देखो ईटीएल के पास आया, राइट? डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, ये एक्सट्रैक्ट करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, लोड करेगा किसमें, डेटा वेयर हाउस में, ठीक है? ऐसे समझो। तो वही यहाँ पे लिखा है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। एक्सट्रैक्ट करेगा, राइट? सोर्सेस से डेटा को लेगा, उसे क्लीन करेगा, फिल्टर करेगा, कन्वर्ट करेगा डेटा को, ठीक है? लोड करेगा डेटा वेयर हाउस में, ठीक है? तो ये ईटीएल का काम होता है। फिर डेटा वेयर हाउस डेटाबेस हमारे पास होता है, ये एक सेंट्रल स्टोरेज होता है, जहाँ पे ईटीएल ही, तो यहाँ पे देखो इसकी बात की जा रही है। इसे तो हमने पहले ही देख लिया डेटा वेयरहाउस क्या है। तो उसमें हमारे पास सारा डेटा यहाँ पे स्टोर होता है, बहुत लार्ज होता है, ठीक है? और ये पूरे सिस्टम का हार्ट होता है। अब यही नहीं होगा तो फिर डेटा स्टोर कहाँ होगा, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चीज़ें हमने समझी। आगे यहाँ पे डेटा मार्ट है। डेटा मार्ट क्या होता है? देखो, ये स्मॉल पार्ट होता है वेयरहाउस का, क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जो डायग्राम के ज़रिए समझते हैं, ये डेटा मार्ट जो देख रहे हो, ये मतलब स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए एक छोटा-सा बोल सकते हो डेटा वेयरहाउस होता है। मान लो यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट का सारा डेटा हो यहाँ पे, ठीक है? ऐसा कुछ। तो यहाँ पे वही लिखा है कि स्मॉल पार्ट पार्ट होता है वेयरहाउस का, क्रिएट किया जाता है स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है? सेल्स डेटा मार्ट हो जाएगा, मार्केटिंग का, फाइनेंस का, ऐसा कुछ, राइट? फिर रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस टूल्स हमारे पास होते हैं, और इन टूल्स की हेल्प से ये सारा जो डेटा स्टोर है ना यहाँ पे डेटा वेयरहाउस में, इस पे एनालिसिस किया जाएगा। हम डेटा स्टोर क्यों करते हैं? ताकि मतलब कि वहाँ पे उसको एनालिसिस किया जाए, देखा जाए उसको, ठीक है? कि क्या मतलब यूज़र का क्या रिस्पॉन्स है, सारी चीज़ें। तो ये रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स का मतलब यही है, ठीक? तो देखो ये सारे कंपोनेंट्स तो बहुत ईज़ी था, कुछ भी मुश्किल नहीं, डायग्राम अच्छे से बनाना, फिर यहाँ पे 5 कंपोनेंट्स आपको एक्सप्लेन कर देने हैं। दैट्स इट। नाउ नाउ अगेन द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो जिसके आगे मैंने सब कुछ मेंशन किया है, अच्छे से आपको उसको पढ़ना है, राइट?
तो अब हम यहाँ पे कंसेप्ट समझने जा रहे हैं कि जो ये हम बार-बार बोल रहे हैं कि डेटा वेयर हाउस होगा, इस लार्ज सिस्टम होता है जहाँ पे डेटा हमारा डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से स्टोर होगा। इसे बिल्ड कैसे करते हैं? ये डेटा वेयर हाउस कैसे बनता है? लार्ज सिस्टम, लार्ज स्टोरेज सिस्टम कैसे बनता है, राइट? तो आओ समझते हैं यहाँ पे, राइट? जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से डेटा को क्लीन करके स्टोर करता है, ठीक है? तो देखो पहला स्टेप हमारे पास होता है डेटा कलेक्शन। पहले तो यही होगा, डिफरेंट डिफरेंट जो सोर्सेस हैं वहां से जो डेटा आ रहा होगा उसको कलेक्ट करना, राइट? कलेक्ट करना। अब कहाँ-कहाँ से आ सकता है? बहुत जगह से आ सकता है, राइट? सीआरएम से कस्टमर का डेटा यहाँ पे आ सकता है, राइट? बिलिंग सिस्टम, ईआरपी, फ्लैट फाइल्स, ऐप्स एंड डेटाबेसेस से, एप्लीकेशन से, तो ये डेटा सोर्सेज है जहाँ से डेटा आ रहा होगा। डेटा को वंस द डेटा हैज़ बीन कलेक्टेड देन नेक्स्ट प्रोसेस होगा वहाँ पे। फिर कहाँ जाएगा? ईटीएल के पास जाएगा, राइट? ईटीएल प्रोसेस करेगा, उसे एक्सट्रैक्ट करेगा, उसे ट्रांसफॉर्म करेगा, लोड करेगा किसमें? डेटा वेयरहाउस में, ठीक है? तो लिखना ये सब पॉइंट आपको रटना नहीं है, बस पॉइंट्स याद रखना, कॉन्सेप्ट समझते चलो बस, ठीक है? फिर वो लोड करेगा किसमें? डेटा वेयरहाउस में। ये ईटीएल क्या करेगा? स्टोर कर देगा उस डेटा को जो भी डेटा सोर्स से आया है, राइट? फिर डेटा स्टोरेज यहाँ पे हो जाएगा, मतलब डेटा वेयरहाउस एक सेंट्रल स्टोरेज है जहाँ पे क्लीन इंटीग्रेटेड हिस्टोरिकल डेटा रखा जाता है, ठीक है? फिर डेटा यूजेस हो जाएगा। डेटा यूजेस में रिपोर्टिंग, एनालिटिक्स, डेटा माइनिंग। यहाँ पे डेटा अगर स्टोर हो गया तो उसे यूज किया जाएगा रिपोर्ट करने के लिए, एनालिटिक्स करने के लिए, राइट? डेटा माइनिंग यूनिट थर्ड में हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो फिलहाल में यही है यहाँ पे, ये सारे देखो आपको स्टेप्स यहाँ पे याद रखने हैं। देखो फिर से आपको दिखाता हूँ। देखो मैं आपको एक तरीका बताऊँ इस तरीके से करना है, जैसे आपने यहाँ पे अच्छे से पढ़ा क्या? यहाँ पे डेटा वेयरहाउस के कंपोनेंट पढ़े, तो यही कंपोनेंट आपको जो अभी यहाँ पे कैसे बिल्ड करता है ना, ये चीज़ हम समझ रहे थे। यही डायग्राम फिर से बनाना, क्योंकि वही सेम चीज़ है। देखो रिपीट हो रहा है। डेटा कलेक्ट हो गया, ईटीएल के पास गया, राइट? और फिर उसके बाद डेटा स्टोर हुआ, फिर डेटा यूज़ेस हो रहा है, यहाँ पे 4 कंपोनेंट में बता दिया गया। तो ऐसा स्मार्ट तरीके से आपको लिखना होता है, ठीक है? ओके, ये हो गया। बाय द वे अगर चाहो तो ये भी डायग्राम बना सकते हैं, वही सेम चीज़, कुछ अलग नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से जो डेटा आया वो ईटीएल के पास गया, ईटीएल ने इसे एक्सट्रैक्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया, लोड किया किसमें? डेटा वेयरहाउस में। अब डेटा वेयरहाउस में डेटा वंस द डेटा हैज़ बीन स्टोर्ड इन द डेटा वेयरहाउस, अब ये डेटा रिपोर्टिंग के लिए, एनालिटिक्स के लिए, डेटा माइनिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है? तो बना देना डायग्राम, दैट्स इट। तो ये भी हो गया आपका टॉपिक्स। ये सब 7 मार्क्स के क्वेश्चन है जो बार-बार रिपीट होते हैं, ठीक है? तो अच्छे से इसको तैयार करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे पास है, राइट? मैपिंग द डेटा वेयर हाउस टू अ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर, राइट? हम कैसे डेटा वेयर हाउस को क्या करते हैं? हम मैप करते हैं मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर से, ठीक है? और इसे यहाँ पे समझते हैं। ओके, तो देखो अ डेटा वेयर हाउस हैंडल्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। यस, डेटा वेयर हाउस क्या करता है? बहुत ज़्यादा अमाउंट जो बहुत ज़्यादा डेटा यहाँ पे क्या करता है? हैंडल करता है। सो हमें कुछ ऐसा मल्टीपल प्रोसेसर चाहिए जो एक साथ काम करे और डेटा को अच्छे से स्टोर कर पाए। ठीक है? तो ये कहने का मतलब है। डेटा वेयर हाउस में हमारे बहुत सारे डेटा मतलब लगातार स्टोर होंगे, तो हमारे पास एक प्रोसेसर से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे प्रोसेसर होने चाहिए, राइट? बहुत जैसे एक घर बनाना है, ठीक है? जैसे एक घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए एक वहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? क्योंकि वहाँ पे घर बनने में बहुत टाइम लगेगा, राइट? बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत बड़ा-बड़ा प्रोसेस वहाँ पे होता है, तो उसके लिए बहुत सारे लेबर वहाँ पे लगेंगे, ठीक है? तो वही यहाँ पे भी है, राइट? थोड़ा रिलेट करो, डेटा वेयरहाउस में भी बहुत सारा डेटा स्टोर होगा, तो यहाँ पे एक प्रोसेसर से काम नहीं चलेगा, राइट? मल्टीपल प्रोसेसर यहाँ पे होने चाहिए साथ, जैसे को साथ में जब काम करेंगे ना, तो अच्छे से डेटा आपका स्टोर होगा। और इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैप करना होगा, कनेक्ट करना होगा अपने डेटा वेयरहाउस सिस्टम को एक मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर के साथ। अब ये कैसे क्या होता है, स्टेप्स बस आपको यहाँ पे लिखने होंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? स्टेप्स देखो, यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई द वर्कलोड। पहले तो हम क्या करेंगे? वर्कलोड को आइडेंटिफाई करेंगे। भैया कितना वर्कलोड है डेटा वेयरहाउस में, राइट? ये तो देखना पड़ेगा ना। फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेसिंग द डेटा वेयरहाउस नीड्स। मतलब कि लार्ज क्वेरीज, राइट? ओएलएपी ऑपरेशन, एग्रीगेशन, डेटा माइनिंग। सो इससे क्या होता है? जब हम वर्कलोड डिसाइड कर लेंगे कि कितना मतलब सॉरी जब वर्कलोड हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, तभी हम डिसाइड कर पाएँगे कि कितना मतलब प्रोसेसर वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। पहले डिसाइड तो करेंगे, एग्ज़ाम्पल वही लो, पहले देखा हमने कि कितना बड़ा घर बनना है, तभी तो हम डिसाइड करेंगे 10 लेबर चाहिए, 20 चाहिए, 100 चाहिए, कितने चाहिए, ठीक है? तो ये है हमारे पास आइडेंटिफाई द वर्कलोड, ठीक है? इसके बाद हम क्या करेंगे? दूसरे स्टेप्स में चूज़ द टाइप ऑफ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। फिर हम इसका भी टाइप देखेंगे कि कौन से टाइप का मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर हमें चाहिए। 3 टाइप्स के बेसिकली होते हैं, शेयर्ड मेमोरी होता है, शेयर्ड डिस्क होता है, शेयर्ड नथिंग होता है। शेयर्ड मेमोरी में ऑल प्रोसेसर मतलब कि सेम मेमोरी का यूज़ कर रहे होंगे, हर प्रोसेसर अपना-अपना यहाँ पे सब करेगा, राइट? इसको एग्ज़ाम्पल से रिलेट करो, यहाँ पे जैसे जो टूल है मतलब घर बनाने का, राइट? वहाँ पे हर लेबर सेम ही टूल को यूज़ करेगा,
राइट। अब यहाँ पे हर लेबर जो होगा सेकंड वाले में शेयर डिस्क में, इसके पास अलग अलग यहाँ पे बोल सकते हो चीजें होगी, शेयर्ड नथिंग। यहाँ पे ईच प्रोसेसर हैज इट्स ओन मेमोरी, ओन डिस्क इसके पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइप ऑफ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर डिसाइड करेंगे। ओके, फिर थर्ड स्टेप में हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूट डेटा अमंग प्रोसेसर। अब जो डेटा है ना, जो प्रोसेस होना है डेटा वेयर हाउस में, राइट, अब सबको अलग अलग प्रोसेसर को असाइन कर दिया जाएगा, राइट। डेटा डिवाइड कर दिया जाएगा टेबल में, रोज में, कॉलम में, राइट। डेटा पार्टीशन हो जाएगा। सो दिस इंश्योर ईच प्रोसेसर गेट्स इट्स ऑन वर्कलोड, ठीक है। assign assign task to processor, decide what each processor will do, query processing, indexing, aggregation, ETL task। तो ये चीजें ना हमारे पास क्या होती है, पैरेलल होती है। तो इससे चीजें हमारी फास्ट हो जाती है, राइट। जो टास्क होता है फिर प्रोसेसर को असाइन किया जाएगा और एक साथ सब एग्जीक्यूट करेंगे। क्या ऐसा होता है घर बनाने में, एक लेबर पहले बनाएगा फिर दूसरा लेबर तब तक बैठा रहेगा, फिर वो आएगा बैठेगा, फिर ऐसा नहीं होता। ये अपना काम कर रहा है, ये भी कर रहा है, एक टाइम पे मतलब मल्टीपल चीजें हो रही है, राइट। दिस इज कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग। तो इससे फास्ट हो जाता है, घर हमारा 1-2 महीने में ही बन जाता है। नहीं तो अगर एक लेबर बनाएगा तो फिर 1 साल लगेगा, ठीक है। रिलेट करके पढ़ो ऐसे ही। ना इसके बाद हमारे पास है इनेबल पैरेलल क्वेरी एग्जीक्यूशन। क्वेरीज आर divided into smaller tasks so that multiple processor can works at the same time। okay, जैसे वन प्रोसेसर कैलकुलेट कर रहा है सेल्स ऑफ 2022 ईयर्स का, राइट, और अदर अदर कर रहा है 2023 का, तो फाइनल रिजल्ट जो होगा उसे कंबाइन कर दिया जाएगा, राइट। ओके, फिर उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये हो जाएगा इनेबल पैरेलल क्वेरी एग्जीक्यूशन। प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर। और हाँ, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे अगर प्रोसेसर होंगे तो इनके बीच में कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, राइट। कि इसने कितना काम किया, इतना क्या, इतना, अब तभी अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। सो जो प्रोसेसर होगा मस्ट शेयर इंटरमीडिएट रिजल्ट, हाई स्पीड नेटवर्क, राइट, इंटरकनेक्शन बस, राइट, मैसेज पासिंग, इन सब की हेल्प से कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। फिर कंबाइन किया जाएगा रिजल्ट को और फाइनल जो आउटपुट होगा उसे डिलीवर कर दिया जाएगा। ओके, तो रिजल्ट फ्रॉम ऑल प्रोसेसर आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस ओएलएपी रिपोर्ट्स और क्वेरी रिजल्ट। ये कंफ्यूज हो रहे होगे ये क्या है ओएलएपी, आगे भी बताता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें देखो, इतने स्टेप्स हमारे पास यहाँ पे हैं। फिर से दिखाता हूँ। हमने समझा था डेटा वेयर हाउस को कैसे हम मैप करेंगे मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर से। क्यों करेंगे, क्योंकि डेटा वेयर हाउस एक बड़ा मतलब लार्ज सिस्टम होता है, इसमें बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर होगा। तो एक प्रोसेसर तो नहीं करने से है, राइट। तो वहां पे बहुत सारा प्रोसेसर रिक्वायरमेंट होगी, जिसको मैपिंग करने के कुछ स्टेप्स थे, वही स्टेप्स यहाँ पे हम देख रहे थे। तो पॉइंट्स याद रखना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, जो बार-बार आ रहा था ओएलएपी क्या है, राइट? तो ये ओएलएपी कुछ अलग नहीं है, इसी को हम यहाँ पे डेटा वेयरहाउस कहते हैं, राइट? अब देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे भी तैयार हो रहा है। अगर आपसे डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस में डिफरेंस पूछे, तब भी आपको यही लिख देना है, क्योंकि वही होता है। डेटाबेस को हम ओएलटीपी कहते हैं, डेटा वेयरहाउस को ओएलएपी कहते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन ओएलटीपी, ओएलएपी पूछा जाए, यही लिखना। डेटाबेस, डेटा वेयरहाउस में डिफरेंस, तो यही लिखना, ठीक है? तो चलो इसका डिफरेंस समझते हैं। ओके, तो देखो डेटाबेस, डेटा वेयरहाउस में डिफरेंस क्या है, या ओएलटीपी ओएलएपी में डिफरेंस क्या है। तो पॉइंट्स यहाँ पे हैं। यूज्ड फॉर डेली ऑपरेशन, डेटाबेस में हम करंट ऑपरेशन करते हैं, पहले ही बताया, डेली ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। और ये डेली ऑपरेशन के लिए नहीं, ये एनालिसिस के और डिसीजन मेकिंग के लिए यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे करंट डेटा स्टोर होता है, यहाँ पे पूरा पास्ट डेटा, मतलब कि 10 साल पुराना भी डेटा आपको डेटा वेयर हाउस में मिल जाएगा, इसीलिए तो इसका नाम है डेटा वेयर हाउस, राइट। और फ्रीक्वेंट यहाँ पे करंट ऑपरेशन होता है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सारी चीजें यहाँ पे रीड खाली मोस्टली किया जाता है, ठीक है। होने का हो सकता है, बट यहाँ पे मोस्टली रीड किया जाता है, राइट। डेटा नॉर्मलाइज यहाँ पे होता है, डेटा यहाँ पे डीनॉर्मलाइज्ड होता है। और यहाँ पे स्मॉल ट्रांजेक्शन के लिए हमारा ये डेटाबेस फास्ट होता है, और ये लार्ज के लिए अच्छा होता है। ये डे टू डे जो एप्लीकेशंस होता है उसके लिए डेटाबेस लोग यूज करते हैं। अगर देखो जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, डेफिनेटली आई आई कैन से कि जो अमेज़न है उसका भी डेटा वेयर हाउस होगा, जहाँ पे आप सबका डेटा, यूजर्स का डेटा स्टोर होगा, क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, लार्ज कंपनी है, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब कि रिपोर्टिंग के लिए, एनालिटिक्स के लिए सब रखा जाता है। तो हैंडल्स वन रिकॉर्ड एट अ टाइम, यहाँ पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा ये हैंडल करते हैं। जैसे यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम जो होता है ना, वो हमारा डेटाबेस हो सकता है। जैसे अमेज़न का एग्जांपल मैं ले ही रहा था, वही देखो अमेज़न का सेल्स का वेयरहाउस बिल्कुल है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपने देख लिया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है मेटा डेटा क्या है, राइट? क्लियर होगा? मेटा डेटा, देखो डेटा का मतलब तो आपको समझ में ऑलरेडी आ रहा है, पहले ही मैंने बताया। डेटा आपका क्या होता है, आपका नाम डेटा हो सकता है, आपकी एज डेटा हो सकता है, आपका मोबाइल नंबर डेटा हो सकता है, राइट? आपका सरनेम डेटा हो सकता है, आपका मतलब रोल नंबर डेटा हो सकता है, आपका मतलब सारी चीज़ें, मतलब कि एक डेटा हो सकता है, ठीक है। ओके, जो डेटा होता है ना, डेटा जैसे ये डेटा जो होता है, अगर ये डेटा हमारे पास 18 है, राइट, ये क्या है, डेटा है। और इस डेटा से कुछ क्लियर हो रहा है, 18 18 क्या है, क्या ये आपका रोल नंबर है,
ये आपका एज है, कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो जो हमारा डेटा होता है ना, वो अनप्रोसेस्ड होता है, मतलब डेटा से हमें मीनिंग पता नहीं चलता क्या है, राइट? तो जैसे जैसे मान लो नेम आपका, राइट? मान लेते हैं नेम मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये क्या है? अभी तो समझ में आ रहा है, एज़ अ ह्यूमन समझ में आ रहा है ये नेम है। क्या ये नेम है या एड्रेस है या क्या है? समझ नहीं आ रहा है। डेटा को जब हम प्रोसेस कर देते हैं, ध्यान दो, डेटा को जब हम प्रोसेस कर देते हैं, तब ये कन्वर्ट हो जाता है इन्फॉर्मेशन में। जैसे देखो बताता हूँ, ये पहले समझ में नहीं आ रहा था ये 18 रोल नंबर है कि एज है, लेकिन हम ऐसे लिख दें, अगर हम ऐसे लिख दें, राइट? अगर हम ऐसे लिख दें दिस वन, अब ये क्या है? अब ये एक आपका इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हमें पता चल रहा है अब ये 18 जो है ना, ये एक एज है, तो ये इन्फॉर्मेशन, अब डेटा नहीं है, राइट? तो थोड़ा डिफरेंस बस ये था डेटा इन्फॉर्मेशन में। लेकिन मेटा डेटा क्या है, राइट? अब जो हमारे पास ये डेटा होता है ना, इस डेटा के बारे में भी कुछ हमारे पास डेटा होता है, राइट? इस डेटा के बारे में भी कुछ हमारे पास यहाँ पे डेटा होता है, और इसी डेटा को फिर हम मेटा डेटा कह देते हैं, डेटा अबाउट डेटा, बस, राइट? वही लिखा है, राइट? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर्ड मीनिंग, सोर्स, यूजेस, एक्चुअल डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस। जैसे जैसे यहाँ पे एक टेबल है, मान लेते हैं उसमें कॉलम है प्राइस का, राइट? तो प्राइस इज ऑफ इंटीजर, राइट? प्रोडक्ट टेबल है, डॉलर्स में स्टोर हो रहा है, तो ये सब डेट मतलब कि डेटा, मतलब अबाउट डेटा है। जैसे मैं अगर बोलूं कि देखो, जैसे अगर मैं बोलूँ आपका एज इज इक्वल टू 18 है, राइट? तो इसका मेटा डेटा क्या हो सकता है? इसका मेटा डेटा हो सकता है कि ये जो एज है ना, ये इंटीजर टाइप का है। इंटीजर ही तो है या डेसिमल है? तो इंटीजर टाइप का हमारे पास यहाँ पे है, राइट? तो ये मैं आपको समझना चाह रहा हूँ कि ये मेटा डेटा डेटा अबाउट डेटा मतलब दिखाता है, राइट? उसका स्ट्रक्चर, इसका मीनिंग, इसका सोर्स, इसका यूजेस, द एक्चुअल डेटा जो स्टोर हो रहा है, इसी के बारे में थोड़ा और मीनिंग देता है। मेटा डेटा, ठीक है? डिस्क्राइब करता है व्हाट द डेटा इज, हाउ टू यूज इट। दैट्स अबाउट द मेटा डेटा। ओके, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक देखते हैं, डेटा क्यूब्स क्या होता है? डेटा क्यूब्स क्या है, इसे आओ यहाँ पे समझते हैं। ओके, तो देखो, डेटा क्यूब क्या है? डेटा क्यूब एक तरीका है बेसिकली डेटा को स्टोर करने का मल्टीपल डायमेंशन में, राइट? यहाँ पे जो डेटा होगा ना, बेसिकली मल्टीपल डायमेंशन में स्टोर होता है। ओके, सो दैट वी कैन एनालाइज इट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। ओके, तो ये होता है डेटा क्यूब, ठीक? तो डेटा क्यूब क्या है? डेटा क्यूब एक तरीका है बेसिकली डेटा को स्टोर करने का मल्टीपल डायमेंशन में, राइट? जैसे कि देखो यहाँ पे एक 3D क्यूब बनाया गया है, जो दिखा रहा है डिफरेंट डिफरेंट साइट्स को कि क्या-क्या डेटा कैसे स्टोर हो रहा है। एक साइड यहाँ पे दिखा रहा है बेसिकली प्रोडक्ट के बारे में, मान लो, राइट? दूसरा दिखा रहा है लोकेशन के बारे में, तीसरा साइड दिखा रहा है कस्टमर के बारे में। तो इससे क्या हो रहा है? डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल डायमेंशन का डेटा हम यहाँ पे देख विजुअलाइज कर पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं, स्टोर कर पा रहे हैं। ओके, तो यही होता है डेटा क्यूब। रटना नहीं है, राइट? जस्ट आपको इस तरीके से क्यूब बनाना है, डायग्राम बना के दिखा देना है और उसका लिखना है अच्छे से, ठीक है? तो हर एक स्मॉल जो सेल इसमें है ना, एक वैल्यू कंटेन कर रहा है, समझ रहे हो? और डेटा क्यूब हम क्यों यूज करते हैं? डेटा क्यूब हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें मल्टीपल डायमेंशन में डेटा को स्टोर करना है और उसे एनालाइज करना है। ओके, तो यहाँ पे इसका देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है व्हाई इज अ डेटा क्यूब यूज्ड। रोल अप में यूज होता है, ड्रिल डाउन में यूज होता है, समरी अगर किसी डेटा का देखना है तब हम यहाँ पे देख सकते हैं, डेटा क्यूब बना सकते हैं, राइट? अगर डिटेल किसी चीज के बारे में देखना है तब भी हम डेटा क्यूब यूज करते हैं। स्लाइस करना है, राइट? यहाँ पे डाइस हो जाएगा, अगर सब क्यूब हमें इसके अंदर देखना है, क्योंकि ये अपने आप में भी इसके अंदर भी क्यूब बन जाएगा, राइट? मतलब कोई क्यूब को रोटेट करना है, देन ज्यादा इसके डिटेल में नहीं आना है, बस इतना समझो डेटा क्यूब क्या करता है, मल्टीपल डायमेंशन में डेटा को हम स्टोर करते हैं, ठीक है? तो ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स में आ सकता है बस, राइट? तो यही है, जैसे मान लो एक इजी वाला एग्जांपल यहाँ पे है, मान लो आप स्टोर करना चाहते हो हाउ मेनी चॉकलेट्स वर सोल्ड, मतलब कितना चॉकलेट यहाँ पे मतलब बेचा जा चुका है। अब हो सकता है हम बाई फ्लेवर देखें, राइट? डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के अकॉर्डिंग देखें, डिफरेंट कस्टमर के अकॉर्डिंग देखें, तो इसके लिए ना हमें एक डेटा क्यूब बनाना पड़ेगा। तो हम डेटा क्यूब बना सकते हैं और देख सकते हैं टोटल चॉकलेट कितना सेल हुआ बाई फ्लेवर, राइट? बाई सिटीज, सब हमें विजुलाइज हो जाएगा, ठीक है? तो इस टाइप के डेटा अगर स्टोर करना है, सो वी नीड डेटा क्यूब्स। ओके, और ये देखो क्वेश्चन आपका ये कंबाइन करके पूछता है, स्टार स्कीमा भी, राइट? स्नोफ्लेक्स भी, फैक्ट कॉन्स्टलेशन भी। चलो वन बाय वन समझते हैं। ये स्टार स्कीमा क्या होता है डेटा वेयर हाउस मॉडलिंग में? तो स्टार स्कीमा क्या है? स्टार स्कीमा आपका एक डेटाबेस डिजाइन होता है जो डेटा वेयर हाउस में यूज होता है, राइट? ये दिखाता है कि किस तरीके से डेटा वेयर हाउस में डेटा स्टोर हो रहा है एक स्टार फैशन में, स्टार स्कीमा में, राइट? इस मतलब कि जो डेटा का जो स्ट्रक्चर होगा ना, वो स्टार मतलब उसका होगा, स्टार फॉर्म में होगा। देखो कैसे, इसका डायग्राम से क्लियर होगा चीजें।
एक हमारे पास यहाँ पे फैक्ट टेबल होता है, राइट? और यहाँ पे डायमेंशन टेबल होता है। देखो डायमेंशन टेबल, डायमेंशन, 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 बीच में हमारा एक फैक्ट टेबल होता है। तो एक सेंट्रल टेबल है जिसका नाम है फैक्ट टेबल, सराउंडेड बाय मेनी टेबल जिसे हम डायमेंशन टेबल कह रहे हैं, राइट? और ये स्ट्रक्चर किस तरीके से लग रहा है? अगर आप इस इमेज को देखो तो ये एक स्टार की तरह नहीं लग रहा है? यस, तो एक स्टार स्कीमा यही होता है। और डेटाबेस एक डिजाइन होता है, ठीक है? जैसे एक डेटाबेस डिजाइन हो सकता है कि टेबल, राइट? आपने देखा होगा माईएसक्यूएल आपने अगर पढ़ा वढ़ा है तो पता होगा आपको, राइट? जैसे माईएसक्यूएल में जो डेटा स्टोर होता है वो एक टेबुलर फॉर्मेट में होता है, रोज एंड कॉलम में होता है, राइट? डेटा वेयर हाउस में भी ऐसा मतलब स्ट्रक्चर हम डिसाइड करते हैं कि स्टार होगा क्या होगा, तो वहां पे एक स्टार स्कीमा होता है, राइट? इस तरीके से कुछ डेटाबेस डिजाइन होता है, ठीक है? तो हमारे पास इसमें क्या होता है, पहले हमारे पास फैक्ट टेबल बीच में होता है, ये देखो। ये फैक्ट टेबल क्या होता है? ये सेंटर होता है इस स्टार का, राइट? यहाँ पे बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यूज होता है, फैक्ट होता है लाइक सेल्स, क्वांटिटी, प्रॉफिट क्या है यहाँ पे, राइट? और फॉरेन की जो कनेक्ट डायमेंशन, और इसके पास फॉरेन की होता है, राइट? जो कनेक्ट करता है डायमेंशन टेबल से। अब इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी की, फॉरेन की कॉन्सेप्ट होता है, डीबीएमएस का ये टॉपिक है, ठीक है? जिसके हेल्प से एक डेटाबेस का जो डिज़ाइन है या बोल सकते हो टेबल है, दूसरे टेबल से कनेक्ट होता है। बस इतना समझो कि हमारे पास जो बीच में ये फैक्ट टेबल होता है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ होती हैं जैसे सेल्स, क्वांटिटी, प्रॉफिट ऐसा करके, और ये जो देख रहे हो ना ये फॉरेन की का यूज़ करके एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, ठीक है? सेल्स अमाउंट मान लो 5000 है, क्वांटिटी 10 है, तो ये फैक्ट टेबल में ही हमारे पास होगा। और डायमेंशन टेबल है फिर यहाँ पे, ये स्टार जो साइड में देख रहे हो, राइट? तो इसमें कस्टमर का डायमेंशन, नेम, एज, सिटी यहाँ पे होगा, राइट? प्रोडक्ट डायमेंशन जैसे मान लो ये हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास थोड़ा ऐसे बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है? बाकी ऐसे ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मान लो आपका हो गया सेल्स का अमाउंट दिस, राइट? क्वांटिटी। अब हमारे पास ये मान लेते हैं क्या था यहाँ पे ऐसे कस्टमर का डायमेंशन होगा, उसके अंदर 3 कॉलम बना देना, ऐसे मतलब दिखा सकते हो, ठीक है? तो ये हमारा डायमेंशन टेबल हो जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे स्नोफ्लेक स्कीमा। ये भी वही सेम चीज़ है। ये भी एक डेटाबेस डिज़ाइन है, डेटा वेयरहाउस में, राइट? तो लेकिन ये स्नोफ्लेक स्कीमा के जैसे होता है। देखो कैसे? तो स्नोफ्लेक स्कीमा एक एक्सटेंशन है। ये स्टार स्कीमा का थोड़ा एक्सटेंशन वर्ज़न है, जहाँ पे जो डायमेंशन टेबल है ना, आर फर्दर ब्रोकन डाउन। देखो, इतनी चीज़ें तो पहले से क्लियर है। इतना तो अभी हमने पीछे ही देखा। ये देखो, इतना देखो बस, राइट? ये तो स्टार स्कीमा है इतना, राइट? इसी का एक्सटेंशन वर्ज़न हो गया जो डायमेंशन टेबल था ना, इसे ब्रोक डाउन कर दिया गया। किसमें? सब डायमेंशन टेबल में। ये देखो, सब डायमेंशन टेबल में इसे ब्रोक डाउन कर दिया गया है। कुछ नया नहीं है। तो बस इतना ही आपको डायग्राम अच्छे से बनाना है यहाँ पे, राइट? तो ये देखो इस तरीके से स्नो स्नो मतलब बोल सकते हो स्नोफ्लेक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है? सो इट इज़ यूज्ड व्हेन डायमेंशन डेटा नीड्स टू बी नॉर्मलाइज्ड, ओके? स्ट्रक्चर इसका यही होता है, एक फैक्ट टेबल यहाँ पे होता है, इस वैसे करके यहाँ पे भी लिखना है, जैसे पीछे आपने यहाँ तक तो लिखा था डायमेंशन टेबल में, थोड़ा आगे लिखना लिखना है यहाँ पे, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है, राइट? इसमें सब डायमेंशन टेबल भी यहाँ पे बट होता है, ठीक है? तो डायमेंशन टेबल हमने ऑलरेडी समझा था, फैक्ट टेबल हमने देखा था, सब डायमेंशन टेबल और थोड़ा उसे डिटेल में हो जाता है, कैटेगराइज़ कर देता है, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम, डिपार्टमेंट नेम, सारी चीज़ें। सो जैसे वहाँ पे हम क्या कर रहे थे स्टार स्कीमा में डायमेंशन टेबल में ही हम सारी चीजें रख देते थे। उससे अच्छा है कि और डेटा को स्प्लिट करके स्मॉलर रिलेटेड टेबल्स में डिवाइड कर दिया गया जिसे हम सब डायमेंशन टेबल कहते हैं। ये क्लियर होगा, बहुत ईजी था, ठीक है? तो ये स्नोफ्लेक स्कीमा होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया है फैक्ट कॉन्स्टिलेशन स्कीमा इन डेटा वेयरहाउस मॉडलिंग। इसे आओ देखते हैं। तो देखो ये भी क्लियर है। फैक्ट कॉन्स्टिलेशन ये भी एक स्कीमा है, एक डेटाबेस डिजाइन है जहाँ पे मल्टीपल फैक्ट टेबल होते हैं। यहाँ पे मल्टीपल फैक्ट टेबल होते हैं। अगर इन शॉर्ट में आपको बोलूँ तो स्टार प्लस स्टार, राइट? स्टार प्लस स्टार कर देना तो ये अपने आप में एक स्टार बोल सकते हो, है राइट? और ये अपने आप में एक स्टार है, तो ये हमारा फैक्ट कॉन्स्टिलेशन हो जाएगा, ठीक है? तो एक डेटा एक फैक्ट यहाँ पे, बट इसमें हम पढ़ रहे हैं फैक्ट कॉन्स्टिलेशन में, बेसिकली कॉन्स्टिलेशन में यहाँ पे दो हमारे पास फैक्ट टेबल होते हैं, एक ये है, दो ये है, ठीक है? डायमेंशन टेबल, डायमेंशन, 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 दैट्स इट, ठीक है? तो इट इज आल्सो कॉल्ड गैलेक्सी स्कीमा भी इसे हम कहते हैं क्योंकि ये थोड़ा ना बोल सकते हो इट लुक्स लाइक अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्टार के जैसे ये दिखता है। मैनी फैक्ट टेबल यहाँ पे होते हैं, बस, ठीक है? तो ये चीज याद रखना। स्टार स्कीमा में क्या था, एक फैक्ट टेबल था, मैनी डायमेंशन टेबल थे। यहाँ पे दो या दो से ज्यादा फैक्ट टेबल है जो कॉमन जो डायमेंशन टेबल है ना उसे शेयर कर रहे हैं,
समझ पा रहे हो? सो क्यों हम इसे यूज़ करें, राइट? बिकॉज़ अ कंपनी माइट हैव मोर देन वन प्रोसेस टू एनालाइज़ सेल्स फैक्ट टेबल, शिपिंग फैक्ट टेबल। ज़्यादातर यही यूज़ होता है फैक्ट कॉन्स्टिलेशन डेटा वेयरहाउस में, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कंपनी के पास बहुत सारा प्रोसेस होता है लाइक सेल्स फैक्ट टेबल, शिपिंग फैक्ट टेबल, बोथ में शेयर डायमेंशंस लाइक प्रोडक्ट, कस्टमर, टाइम, स्टोर। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द सेम डायमेंशन टेबल अगेन, दे आर शेयर्ड। ये होता है फैक्ट कॉन्स्टिलेशन स्कीमा डेटा वेयरहाउस मॉडलिंग में क्या होता है। ओके, और थोड़ा मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, राइट? ये जो तीन क्वेश्चन है ना, इंडिविजुअल करके तो अभी तक नहीं पूछा गया है कि एक ही एक्सप्लेन करो स्टार स्कीमा क्या है। कंबाइन करके पूछता है, बट तीनों आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसका क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, ये सब ये पीआईक्यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द डायग्राम स्टार स्नोफ्लेक एंड फैक्ट कॉन्स्टिलेशन स्कीमा। देख रहे हो, 2 बार रिपीट हुआ है। अब की भी आ जाएगा, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? तो ये है। बाकी इंडिविजुअल भी पूछा जा सकता है, कंटेंट उतना मैंने डिटेल में भी बता रखा है, तो लिख पाओगे। अब बात करते हैं, लास्ट टॉपिक यहाँ पे है कॉन्सेप्ट हायरार्की क्या होता है, फिर इसके बाद कुछ पीवाईक्यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट हायरार्की क्या है? कॉन्सेप्ट हायरार्की शोज डेटा फ्रॉम द हायर लेवल टू लोअर लेवल, जनरल टू डिटेल्ड। बस डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा। ये थोड़ा बोल सकते हो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है जो टॉप टू बॉटम काम करता है। कॉन्सेप्ट हायरार्की यही है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है? कहने का मतलब है जो डेटा है वो हायर लेवल से लोअर लेवल में फ्लो कर रहा होता है और चीजें क्लियर होती है। जैसे यहाँ पे देखो, टॉप में क्या है, एक जनरल चीज है, ये लोकेशन एक जनरल चीज है। अब इसके नीचे जितना आते जाओगे ना, उतना डिटेल आपको मिलता जाएगा। यूएसए हो गया, मतलब कि आपका बेसिकली कंट्री हो जाएगा, उसके अंदर आपका ये है, फिर उसके अंदर ये आपका हो जाएगा, राइट? जैसे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास हो गया लोकेशन, एक डिटेल हो गया, इंडिया कंट्री हो गया। अब इसके अंदर आओगे, स्टेट हो जाएगा, राइट? इसके अंदर आ जाओगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सिटी हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से देखो, टॉप टू बॉटम, हायर लेवल टू लोअर लेवल, हमारा कॉन्सेप्ट हायरार्की यहाँ पे बिल्ड होता है। एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है जो ब्रॉड टू स्पेसिफिक दिखाता है, बनाना जरूर, ठीक है? तो ये चीज है, इससे क्या होता है, इससे हमें चीजें क्लियर होती है, यहाँ पे पता चलता है, ठीक है? तो सिंपल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, ये डायग्राम बनाना यही होता है कॉन्सेप्ट हायरार्की, बस, ठीक है? कहाँ यूज़ करते हैं इस कॉन्सेप्ट हायरार्की का? डेटा वेयर हाउसिंग में यूज़ होता है, बिज़नेस इंटेलिजेंस में यूज़ करते हैं, ऑनलाइन रिटेल में, हेल्थ केयर में, ओके, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, फ्रॉड डिटेक्शन में, ठीक है? तो ये एप्लीकेशन लिख देना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डेटाबेस सिस्टम। अब पीवाईक्यूज यहाँ पे है, ठीक है? ये सारी चीजें, डेटाबेस सिस्टम एंड डेटा के उसमें डिफरेंस क्या होता है, एक 2022-23 में पूछा गया है, इसको इसे आओ देख लेते हैं। हमने तो डेटाबेस और क्या कहते हैं डेटा वेयर हाउस में देखा, लेकिन ऐसा भी आ सकता है डेटाबेस सिस्टम और डेटा क्यूब में डिफरेंस क्या होता है, तो पता होना चाहिए। डेटाबेस क्या, डेटा टेबल में स्टोर होगा, रोज एंड कॉलम। यहाँ पे डेटा क्यूब में मल्टीपल डायमेंशन में स्टोर होता है। ये डेली ऑपरेशन के लिए अच्छा होता है, ये एनालिसिस ऑन मतलब डेटा वेयर हाउस में हम डेटा क्यूब का यूज करते हैं, ठीक है? डिफरेंस लिखना है। ये डेटा को बेसिकली 2D फॉर्मेट में स्टोर करता है, ये 3D या उससे ज्यादा फॉर्मेट में मल्टी डायमेंशन में दिखा सकता है डेटा को। गुड फॉर ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग, ठीक है? गुड फॉर एनालिटिकल प्रोसेसिंग के लिए अच्छा होता है। क्वेरीज यहाँ पे सिंपल होते हैं, यहाँ पे क्वेरीज थोड़ा सा बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स होते हैं, राइट? करंट डेटा पे फोकस करता है, ये हिस्टोरिकल डेटा पे अब काम करता है। कस्टमर डेटा प्रोडक्ट टेबल हो गया, तो ये एग्जांपल यहाँ पे हो जाएगा। तो ये डिफरेंस था डेटाबेस सिस्टम एंड डेटा क्यूब में, क्या डिफरेंस होता है। नाउ एक क्वेश्चन ऐसे भी आया है, राइट? एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ नॉलेज डिस्कवरी इन डेटा। 2023-24 में आया था क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि नॉलेज डिस्कवरी का मतलब स्टेप्स क्या होता है डेटा में। डेटा में नॉलेज डिस्कवरी का क्या स्टेप होता है, तो ये रहा स्टेप, देख लो। डेटा को क्लीन करना, राइट? रिमूव नॉइज, मिसिंग वैल्यूज, डुप्लीकेट डेटा, पॉइंट्स याद रखना प्लीज, राइट? तो डेटा क्लीन हो गया, डेटा इंटीग्रेट करना, कंबाइन डेटा फ्रॉम मेनी सोर्सेज, डेटा को सिलेक्ट करना, सिलेक्ट ओनली द डेटा नीडेड फॉर एनालिसिस, ठीक है? डेटा ट्रांसफॉर्म करना, कन्वर्ट डेटा इनटू प्रॉपर फॉर्मेट, ओके? डेटा को माइन मतलब डेटा माइनिंग यूनिट थर्ड में डिटेल पढ़ेंगे, बाकी अप्लाई करो उस पे एल्गोरिदम, जैसे कि हिडन पैटर्न हमें उस पे मिल पाए, राइट? पैटर्न को इवैल्यूएट करो, जो हिडन पैटर्न मिलेगा उसे हम इवैल्यूएट करेंगे पैटर्न इवैल्यूएशन में कि कौन सा पैटर्न यूजफुल है, राइट? तो फिर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन हमारे पास हो जाएगा, सोर्स रिजल्ट यूजिंग ग्राफ्स, टेबल्स, रिपोर्ट्स, ठीक? तो ये होता है हमारे पास बेसिकली ये सारे स्टेप्स नॉलेज डिस्कवरी में। कहने का मतलब जो डेटा हमें मिला ना, उस डेटा से हम कैसे कुछ नॉलेज निकाल रहे हैं, बस ये सारे स्टेप्स का यूज करके निकाल सकते हो। लास्ट में निकल तो रहा है यहाँ पे, नॉलेज रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे डिफरेंट टेबल्स रिपोर्ट का यूज करके, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पीआईक्यू, राइट? इसके आगे भी यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है, राइट, आया था, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय ग्रैनुलैरिटी, ओके? सो ये भी आया हुआ है, राइट? तो इसे यहाँ पे देख लो। ग्रैनुलैरिटी का मतलब होता है बेसिकली लेवल ऑफ डिटेल इन द डेटा स्टोर्ड इन द डेटा वेयर हाउस।
मतलब जो डेटा वेयर हाउस में जो डेटा स्टोर हो रहा है ना, ये जो डेटा स्टोर हो रहा है, ये डेटा कितना डिटेल है, राइट? कितना डिटेल में ये डेटा स्टोर हो रहा है, क्या मतलब लो डिटेल में है या हाई डिटेल में है, तो ये चीज़ हमारा ग्रैन्युलैरिटी का मतलब होता है, ठीक है? अगर हाई डिटेल में है, वेरी डिटेल में है, तो वो हाई ग्रैन्युलैरिटी है उसका मतलब। अगर मतलब कि समरी ऐसे स्टोर है, तो वहाँ पे लो ग्रैन्युलैरिटी हो जाएगा, ठीक है? तो ये हमारे पास यहाँ पे ग्रैन्युलैरिटी का मतलब होता है, ठीक? समझ पा रहे होंगे, तो ये हो गया, ठीक? और ये चीज़ तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे कवर करा ही दिया, हो गया क्वेश्चन आपका। और इसी के साथ आपका यूनिट फर्स्ट का कंप्लीट वन शॉट हो गया फिनिश। ठीक है, एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। हर एक चीज़ आई थिंक आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक करना और एक बार मैं सिलेबस को दिखाऊँगा। तो ये रहा था ये रहा आपका सिलेबस। देखो हर एक टॉपिक कवर है यहाँ पे, ठीक है? कुछ भी यहाँ पे मतलब छोड़ा नहीं है मैंने, ठीक है? तो सब कुछ कवर करा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो फिर भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में। एग्ज़ाम टाइम में देख रहे हो, जाके प्लेलिस्ट को ज़रूर देखना, चेक कर लेना, अपलोड हो गया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।